हेलो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। इससे पहले हम दो वीडियोस में भारत के विभाजन के बारे में पढ़ चुके हैं। विभाजन से कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई थी, किस प्रकार से उनका समाधान निकालने की कोशिश की गई। उसके बाद हमने विलय के बारे में पढ़ा कि रजवाड़ों का किस तरह से विलय किया गया, 565 रियासतों को किस तरह से भारतीय संघ में मिलाया गया। ये इस चैप्टर का तीसरा पार्ट है और अंतिम वीडियो है इस चैप्टर का। तो इसमें हम पढ़ेंगे राज्यों का पुनर्गठन के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये वीडियो आपको पूरा देखना है और ध्यान से देखना है, और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट करने के लिए आप नोटबुक भी और पेन साथ में रख सकते हैं। और इस वीडियो को अच्छे से समझने की कोशिश करनी है, और समझ में नहीं आए तो दोबारा देखना है। और फिर भी अगर समझ में नहीं आता है, कोई चीज़ डाउट होती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। सबसे पहले राज्यों का पुनर्गठन। जैसे आप जानते हैं कि देशी रियासतों को भारतीय संघ में मिला लिया गया था, लेकिन अभी सारी समस्याएं दूर नहीं हुई थी, क्योंकि राष्ट्र निर्माण एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके बहुत सारे कारक होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, और जिनको पूरा फॉलो करते हुए राष्ट्र निर्माण किया जाता है, जिसमें राष्ट्रीय एकता और अखंडता सबसे सर्वोपरि होता है। अब कौन सी समस्या भारतीय संघ के सामने और केंद्र सरकार के सामने आई कि भारतीय प्रांतों की जो आंतरिक सीमाएं थी उनको तय करने की चुनौती अभी हमारे सामने थी। क्या थी? भारतीय प्रांतों को जो इनकी आंतरिक सीमाएं थी उनको तय करने की चुनौती सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि ये एक प्रशासनिक मामला नहीं था, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए नहीं, बल्कि भारत में एकता की स्थापना के लिए, कि भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता की झलक भी मिलती रहे और साथ में राष्ट्रीय एकता भी खंडित ना हो। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? इसमें सिंपल सी बात है कि भारत के सामने अभी नई जो समस्या थी वो ये थी कि आंतरिक सीमाओं को तय करना, क्योंकि सिर्फ ये प्रशासनिक विभाजन का मामला नहीं था, बल्कि ये मामला था भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता की झलक के साथ साथ राष्ट्रीय एकता को बनाने का। ये इस पहले पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है। इसके बाद हम आते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने कैसे कर रखा था। देखिए, औपनिवेशिक शासन जो होता है वो कौन सा होता है? जब ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पे शासन किया 1757 से कंपनी का शासन हम लगभग शुरू मानते हैं, जब प्लासी का वॉर हुआ था, उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, तो 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद भारत में ब्रिटिश कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी और सिविल राइट्स मिल गए थे। इसके बाद से लेकर 1857 तक और उसके बाद में ब्रिटिश पार्लियामेंट का डायरेक्ट यहाँ पे क्राउन का शासन रहा। तो कुल मिलाकर लगभग 200 साल तक ब्रिटिश ने यहाँ पे रूलिंग किया, उसी को हम औपनिवेशिक शासन बोलते हैं। तो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि औपनिवेशिक शासन के समय प्रांतों की जो सीमाएं बनाई हुई थी, जैसे यूनाइटेड प्रोविंसी थी, इसी प्रकार से बॉम्बे, मद्रास और कैलकाटा जिसको हम कहते हैं बंगाल, और ये जो प्रशासनिक सुविधा के लिए सीमाएं बनाई हुई थी। तो इस प्रकार से जैसे ही ब्रिटिश सरकार ने अगले क्षेत्र को जीता, उसको अपना अगला जो है प्रांत मान लिया। तो इस प्रकार से ये सीमाएं जो है वो तय होती थी, और इसी तरह से किसी रजवाड़े के अंतर्गत कितना इलाका शामिल है ये इस सीमा से पता लगता था। लेकिन अब वो बात नहीं थी, क्योंकि भारत अब आज़ाद हो चुका था, साथ में इसका विभाजन भी हो चुका था। लेकिन अब हमारे सामने जो समस्या थी वो क्या थी कि प्रांतों की सीमाओं को तय करना। और सरकार ने, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कांग्रेस का नागपुर में अधिवेशन हुआ था, सालाना अधिवेशन 1920 में, उस अधिवेशन में कांग्रेस ने इस बात पे पूरा जोर दिया था कि भाषा के आधार पर भारत के अंदर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। उन्होंने ये ब्रिटिश सरकार के सामने मांग उठाई थी। तो निश्चित रूप से आज़ादी के बाद अब कांग्रेस की ही सरकार थी, और लोगों को पूरी उम्मीद थी कि भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा। तो इसलिए लोगों ने इसकी डिमांड भी की और इसके लिए उन्होंने मांग भी उठाई। अब स्थितियां जो है पूरी तरह से बदली हुई थी, लेकिन लोगों ने तो मांग उठाई, लेकिन जो समस्या थी वो हमारे नेताओं के सामने ये थी कि अगर हमने भाषा के आधार पर प्रांत बनाए
तो किस प्रकार की अव्यवस्था यहाँ पे फैल सकती है, देश की एकता को नुकसान हो सकता है और देश के टूटने का खतरा पैदा हो सकता है, क्योंकि भाषा के आधार पर सामाजिक आर्थिक चुनौतियों से ध्यान भटक जाएगा और इस प्रकार से ये केंद्रीय नेतृत्व के लिए एक बड़ी चिंता का सबक बन गया कि हमें भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अब चलते हैं आगे कि किस प्रकार से केंद्रीय सरकार ने क्या फैसला लिया। केंद्रीय सरकार बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में थी। इसी बीच मद्रास के प्रांत में उस समय मैं आपको बता देता हूँ कि आंध्र प्रदेश और केरला, तमिलनाडु, ये सब मद्रास प्रांत में आते थे। तो जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश शामिल थे इसमें, कुछ केरला और कर्नाटक के हिस्से भी थे, तो ये था मद्रास प्रांत। तो इस मद्रास प्रांत में तेलुगु भाषी जो लोग थे, क्योंकि इस क्षेत्र में मैं आपको बता देता हूँ मद्रास में कई भाषाएं बोली जाती थी, जैसे कन्नड़, मद्रास में कन्नड़ भाषा बोली जाती थी, मलयालम एक बड़ी संख्या में लोग बोलते थे, इसी के साथ तमिल लैंग्वेज भी बोली जाती थी और तेलुगु लैंग्वेज भी बोली जाती थी। तो जो तेलुगु भाषी जो लोग थे उस क्षेत्र में, जो आज का आंध्र प्रदेश है, उस क्षेत्र में लोगों ने आंदोलन कर दिया। और किस मांग को लेकर आंदोलन किया कि भाई जो तेलुगु भाषी जो लोग हैं उसको एक अलग से राज्य बना दिया जाए आंध्र प्रदेश के नाम से। ठीक है, एक नया राज्य बनाने के लिए आंदोलन शुरू हो गया। कहाँ शुरू हो गया? मद्रास में। आपको याद रखना है, मद्रास में आंदोलन शुरू हो गया। इसके बाद इस आंदोलन में इतना जोर जो है इस आंदोलन ने पकड़ा कि कांग्रेस के एक नेता, गांधीवादी नेता थे, क्योंकि इन्होंने गांधी जी के साथ में आंदोलनों में काफ़ी बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। यहाँ तक कि उन्होंने जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह जो था उसके अंदर भी जो है भाग लिया था। तो इस प्रकार से ये क्या होगा कि भूख हड़ताल पर बैठ गए और 56 दिन के बाद इनकी जो है भूख हड़ताल में मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई और ज़्यादा हिंसक घटनाएं फैल गई मद्रास में। और तेलुगु भाषी लोगों के लिए आंध्र प्रदेश राज्य की मांग के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर निकल आए और पुलिस ने फायरिंग की। बहुत सारे लोग मारे भी गए, घायल भी हुए और इस प्रकार से बहुत सारे विधायकों ने मद्रास के अंदर उस समय अपने विरोध को जताते हुए इस्तीफा दे दिया था। और अंत में आकर 1952 में दिसंबर में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा की। अभी राज्य बना नहीं था, सिर्फ राज्य बनाने की घोषणा हुई थी। ठीक है, 1952 में। चलिए आगे चलते हैं। ये एक मैप है, इस पर थोड़ा एक नज़र डालते हैं। राज्यों के पुनर्गठन के बाद जो भारत का प्रशासनिक मानचित्र है 1961 का, आप देख सकते हैं इसमें उस समय ये पंजाब राज्य है पूरा, ये पूरा पंजाब है जो आज का हिमाचल है, इसका ज़्यादातर हिस्सा पंजाब में ही आता था, पूरा हरियाणा पंजाब में आता था। और ये हिमाचल के आपको दो हिस्से दिख रहे हैं, एक साउथ में एक नॉर्थ में। इसी प्रकार से उत्तराखंड भी उस समय नहीं था, उस समय झारखंड भी नहीं था, छत्तीसगढ़ भी नहीं हुआ करता था। और अगर बात करें तेलंगाना की तो तेलंगाना भी नहीं होता था। तो इस प्रकार से कई राज्य इधर अगर आए तो नागालैंड पूरी तरह से एक राज्य नहीं था 1961 में, और मेघालय भी नहीं होता था। तो अगर हम बात करें 1961 के प्रशासनिक मानचित्र की, तो आज के कई राज्य उस समय नहीं होते थे। लेकिन जो समस्या थी 1950 और 60 के दशक की, वो सबसे बड़ी समस्या थी भाषा के आधार पे राज्यों का गठन करना। अब आंध्र प्रदेश के गठन के बाद दूसरे हिस्सों में भी भाषा के आधार पर राज्यों को गठित करने का संघर्ष चल पड़ा और इससे बाध्य होकर केंद्र सरकार ने 1953 में, कौन से सन में, 1953 में एक आयोग बना दिया जिसको हम कहते हैं स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। हिंदी में इसको कहते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। 1953 में ये बना और उसने 1955 में अपनी रिपोर्ट दे दी थी और 1956 में इसको लागू कर दिया गया एक अधिनियम के द्वारा। किसके द्वारा? एक अधिनियम के द्वारा। इस अधिनियम को कहते हैं स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, यानी कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। अगर मैं बात करूं कि 1947 में, तो उस समय मैसूर पंजाब, ध्यान से सुनना, मैसूर पंजाब, मद्रास, बॉम्बे, उड़ीसा, बंगाल, यूनाइटेड प्रोविंसी और सेंट्रल प्रोविंसी और असम, राजस्थान और जम्मू एंड कश्मीर, इस तरह के 11 राज्य
और साथ में अंडमान निकोबार, दिल्ली, लैकेडिव और मिनिकॉय 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, और एमिंडिव आइलैंड्स ये अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। 1956 में आके ये हो गया आंकड़ा 14 और 6 का, यानी कि 14 और 6, 14 राज्य हो गए और 6 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। तो आगे चलते हैं। ये देखिए मैंने आपको बताया था इनके बारे में, जिनकी मृत्यु हो गई थी पोटी श्री रामुलु जी की। 1901 में इनका जन्म हुआ था, 1952 में इनकी डेथ हो गई थी आंदोलन के दौरान, जब उन्होंने आमरण अनशन जो है भूख हड़ताल पर वो बैठे थे। ये आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है व्यक्तिगत सत्याग्रह में उन्होंने भाग लिया था, और 1930 के नमक सत्याग्रह में उन्होंने भाग लिया था। 1940 में वो उपवास पर बैठे थे कि मद्रास जो प्रांत में मंदिर जो है वो दलितों के लिए खोल देने चाहिए। फिर अलग से राज्य बनाने की मांग को लेकर 19 अक्टूबर 1952 से आमरण अनशन वो बैठ गए थे, और 15 दिसंबर को उनकी मृत्यु हो गई थी। आगे चलते हैं। आज़ादी के बाद शुरुआती सालों में एक बड़ी चिंता थी कि अलग राज्य बनाने की मांग से देश की एकता पर आंच आएगी। जैसे मैंने आपको बताया कि सरकार जो है वो उसमें फैसला ले नहीं पा रही थी कि क्या भारत में राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया जाए। तो इसमें ये सबसे बड़ी समस्या थी कि अगर भाषा के आधार पर राज्य बनाए गए तो इससे जो है देश में एकता को खतरा पहुंच जाएगा, क्योंकि भाषा के आधार पर दूसरे जो लोग हैं वो भी आंदोलन करेंगे और भाषा के आधार पर बंट जाएगा देश। ठीक है, लेकिन जनता के दबाव में आखिरकार जो है केंद्र सरकार ने राज्यों का पुनर्गठन जो है करने का मन बनाया, और इस प्रकार से भाषाई दावे को मान लिया गया और अलगाववाद के खतरे में। लेकिन एक दूसरी बात ये आई कि उस समय केंद्र सरकार ने जब इस दावे को माना तो केंद्र सरकार के दिमाग में एक चीज़ थी कि भारत में भाषा के आधार पर जो हम राज्य बना रहे हैं इससे कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। इस उम्मीद से कि कौन सा फ़ायदा होगा कि भाई इससे ये होगा कि क्षेत्रीय मांगों को मानने से ये शक्तियों का बंटवारा होगा, और भाषा के आधार पर राज्यों का जब हम गठन कर रहे हैं तो इसलिए एक तरह से लोकतांत्रिक जो एक संरचना है वो मजबूत होगी, यानी कि लोकतांत्रिक कदम के रूप में इसको देखा गया। और इस प्रकार से आज भी हम देखते हैं कि भाषावार राज्यों के पुनर्गठन की घटना के इतने साल के बाद भी इतना समय बीत चुका है तो बहुत बड़ा कोई जो है समस्याएं सामना नहीं हुआ है किसी प्रकार की समस्या का। तो इन राज्यों के गठन के लिए जो आंदोलन चले थे लोकतांत्रिक राजनीति तथा नेतृत्व की प्रकृति को बुनियादी रूपों में ये बदलता है। आगे चलते हैं। बहुतों की आशंका के विपरीत इससे देश नहीं टूटा। ये आज आप भी देख रहे हैं कि भाषा के आधार पर जितने राज्य बने, चाहे वो केरला है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, या फिर उड़ीसा है, या वेस्ट बंगाल जो है उसमें भी भाषा के आधार पर ही विभाजन है, क्योंकि बंगाली भाषा का वहाँ पे बहुलता है। केरला में मलयालम भाषा की बहुलता है, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, इस तरह के। लेकिन देश नहीं टूटा, इससे कोई भी किसी तरह की बड़ी समस्या जो है देश ने उसका सामना नहीं किया। और दूसरी बात ये थी कि राज्यों के पुनर्गठन से विभिन्नता के सिद्धांत को स्वीकृति मिली कि भाई भाषा के आधार पे अलग अलग क्षेत्र हैं, यानी कि अलग अलग भाषाएं भारत में बोली जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारा जो देश है वो एकता के सूत्र में बंधा हुआ है, इसलिए इसको हम सकारात्मक कदम भी हम मान सकते हैं। तो भारत के लोकतांत्रिक होने का एक ये भी इस पर व्युत्तर अर्थ है कि लोकतंत्र को चुनने का अर्थ है विभिन्नताओं को पहचानना और उन्हें स्वीकार करना, साथ ही यह मानकर चलना कि विभिन्नताओं में आपसी विरोध भी हो सकते हैं। और अगर दूसरे शब्दों में कहें तो भारत में लोकतंत्र की धारणा विचारों और जीवन पद्धतियों की बहुलता की धारणा से जुड़ी हुई थी। आगे के दिनों में ज़्यादातर जो राजनीति है वो इसी आधार पर चली कि भाषा के आधार पर भी राजनीति आपको देखने को जरूर मिलेगी। चलिए आगे चलते हैं। नए राज्यों के निर्माण के बारे में थोड़ा यहाँ पर पढ़ते हैं। ये अंतिम जो है इसका टॉपिक है। भाषावार राज्यों को पुनर्गठित करने के सिद्धांत को मान लेने का अर्थ यह नहीं था कि सभी राज्य तत्काल भाषाई राज्य में तब्दील हो जाएं, यानी कि ऐसा नहीं कि जो भी उस समय मांग कर रहा था उसको तुरंत जो है भाषा के आधार पर नए राज्य बना दिया जाए, ऐसा नहीं था। उस समय धीरे धीरे प्रयोग, जैसे 1960 में जो हमारा बॉम्बे प्रोविंसी थी वो 2 भागों में बांट दी गई, क्योंकि उसके उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में गुजराती लैंग्वेज बोली जाती थी और दक्षिणी क्षेत्र में जो है वो मराठी लैंग्वेज। तो उसको क्या हुआ कि महाराष्ट्र और गुजरात 2 राज्य बना दिए 1960 में। इसके बाद
66 के अंदर पंजाबी भाषा और हिंदी भाषा बोलने वाले दोनों क्षेत्रों को अलग करके हरियाणा पंजाब बना दिया, और उसी में से हिमाचल प्रदेश भी अलग से राज्य पंजाब में से निकाल दिया गया। इसी प्रकार से अगर हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलें तो 1972 में ये राज्य बनाए गए, मेघालय बनाया गया, मणिपुर बनाया गया और त्रिपुरा बनाया गया, अलग से राज्य बने असम से अलग करके। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में बनाए गए, नागालैंड 1963 में ही बन गया था। इस तरह से हम देखते हैं कि भाषा के आधार पर कई राज्यों का जन्म हुआ, लेकिन क्या सभी राज्य भाषा के आधार पर पुनर्गठित किए गए थे? आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे राज्य हैं जो सिर्फ भाषा के आधार पर नहीं बने, वो राज्य किस आधार पर बने? क्षेत्रीय संस्कृति और विकास के मामले में भी बनाए गए थे। जैसे 2000 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में बनाया गया था, आपको बताया था मैंने, उत्तराखंड यूपी में से बनाया गया था, झारखंड जो है बिहार में से बनाया गया था, और हाल ही में एक राज्य 2014 में बना था, तेलंगाना। तो इस प्रकार से सभी राज्य भाषा के आधार पर पुनर्गठित नहीं हुए थे। बहुत सारे राज्य हैं जो क्षेत्रीय संस्कृति, विकास के मामले पर और दूसरे जो है विभिन्नताओं के आधार पर उन राज्यों का गठन किया गया था। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर था और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं आया तो आप अपने डाउट्स जो है वो मैसेज बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उनके आंसर ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।